हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और रिटन बाय नेल्सन रोहिला मंडेला। सो अपार्थाइड अपार्थाइड क्या था? इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से which of three countries named below had such a political system until very recently? United States of America और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अपार्थाइड क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को सेपरेट करता था अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस मतलब होता है जैसे कलर, और रिलीजन और अदर, मतलब जो उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है था। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं कि वो इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री में सबसे रिसेंटली तक था, मतलब सबसे रिसेंट में वहाँ पे ये मौजूद था? यहाँ पे है सेकंड, साउथ अफ्रीका। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. So क्या आपने मंडेला के बारे में सुना हुआ है? नेल्सन मंडेला के बारे में, मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो लाइफ टाइम तक अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल तक जेल में काटे। अपनी लाइफ के 30 साल उन्होंने जेल में काटे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। कब हुए थे फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ पे? 1994 में। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। ये जो छोटा सा ये जो चैप्टर 2 है, ये कहाँ से लिया गया है? ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो कि सेल्फ रिटन होती है, सेल्फ रिटन बुक है नेल्सन मंडेला द्वारा। उस बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। और ये नीचे जो है वो बीबीसी में से थोड़ा सा क्लिप, उनके इंटरव्यू था उसमें से लिया गया है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला 300 साल तक वाइट रूल के बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of 400 seats in first democratic election of South Africa's history. जो मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने 252 सीट्स जीती थी 400 में से, जो जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। क्या हुआ था? जो इनॉग्रेशन मतलब उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो वो कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर एक सर्कुलर और ओवल शेप का थिएटर होता है, वहाँ पे उनकी ये सेरेमनी हुई थी। और इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए 140 कंट्रीज़ के 140 कंट्री 140 कंट्री के पॉलिटिशियन और डिग्नेटरीज वहाँ पे गए हुए थे। नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस सुंदर धरती पर कोई अत्याचार हो, किसी के भी द्वारा किसी पर कोई अत्याचार हो। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया
followed the ceremony with black, white, colored, celebrating together. More than 100,000 South African men and women and children, all races, sang and danced with joy. So जो वहाँ पे जो खुशी का माहौल था गलियों में, स्ट्रीट्स में प्रेटोरिया की, वो उसमें कौन कौन लोग थे? ब्लैक थे, वाइट थे, सभी कलर्स के लोग वहाँ पे मौजूद थे. सो मोर देन 100,000 मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, अफ्रीकन मैन और वुमेन और चिल्ड्रन जो थे, सभी कलर्स के, सभी रिलीजन्स के, सब साथ में गा रहे थे और अपना डांस कर रहे थे और खुशी से डांस और गा रहे थे. सो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई थी वो कैसे स्टार्ट होती है? बिल्कुल ब्राइट और क्लियर स्काई के साथ, मतलब बिल्कुल सनी डे था उस दिन. मतलब फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही प्लेजेंटली मतलब खुशी से घिरा हुआ था. दुनिया के जितने भी नेता और डिग्नेटरीज थे उनके साथ, जो उनको रिस्पेक्ट देने वहाँ पे उनकी इनॉग्रेशन पे आ रहे थे. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. सो ये इनॉग्रेशन जो था वो सबसे बड़ा गैदरिंग था, सबसे बड़ा इकट्ठ था, मतलब सबसे बड़ी गैदरिंग थी पूरे उनकी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, जहाँ पे इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे थे, इतने इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे थे वहाँ पे उनकी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए. द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. So ये सेरेमनी कहाँ पे थी? एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर टाइप का जो थिएटर था, जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ था, और इसको क्या कहते थे? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग थी ये. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So अब पहले कुछ दशकों से, मतलब डिकेड से, फॉर डिकेड से क्या हो रहा था? कुछ 10 सालों से, मतलब काफ़ी सालों से जो है वो वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी का, वहाँ पे वो लोग बैठते थे. वाइट जो गवर्नमेंट थी वो उसका वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था. पर अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो. अब ये रेनबो गैदरिंग का जगह बन गई है, मतलब जहाँ पे हर कलर के लोग वहाँ पे मिलेंगे आपको. और जो नेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब बहुत सारे जो देशों के जो लीडर्स थे वो आए हुए थे. किसके लिए? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब उसको सब ओथ टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे. सो यहाँ पे भी दिया हुआ है, एम्पी थिएटर होता है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मैनी रो ऑफ सिटिंग राइजिंग इन स्टेप्स. मतलब कि एक सर्कुलर और ओवुलर बिल्डिंग होती है जहाँ पे बहुत सारी रोज और बिना रूफ की होती है. वो ओपन थिएटर था जहाँ पे ये सेरेमनी होने वाली थी. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. तो उस दिन मैं अपनी जो बेटी थी जिनानी, उसके साथ उस खूबसूरत ऑटम डे पे उसके साथ था. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लैर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. सो स्टेज पे सबसे पहले जो के कौन गए? सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट जो बने थे मिस्टर डी क्लैर्क, उन्होंने अपनी कसम ली. और देन थाबो मिवेकी वॉज स्वॉन ऑन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट. जो थाबो मिवेकी थे उन्होंने कसम ली फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to well-being of Republic and its people. So जब मेरी बारी आई तो मैंने ये कसम ली, ये प्रतिज्ञा ली, प्लेज किया कि टू ओबे, कि मैं हमेशा
ओबे करूँगा, मतलब हमेशा उसका पालन करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूँगा और उसकी रक्षा करूँगा और अपने आप को डिवोट करता हूँ इस रिपब्लिक इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए। टू असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेड, और जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और जो दुनिया के लोग मुझे देख रहे थे उनके लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम क्या देने के लिए, एक नई होप और एक उसको ग्लोरी करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो न्यू बॉर्न आज़ादी हमारे देश में आई है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टर टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी बी प्राउड। सो हम इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर एक्सपीरियंस से जो कि बहुत समय तक चला, ये आज हम ऐसी सोसाइटी को पैदा करेंगे जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक प्राउड की बात होगी, जो कि एक गर्व की बात होगी। हु आर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो कि बहुत टाइम से इस लॉ में नहीं हैं, आउटलॉ थे, हैव टुडे बीन given the rare privilege to the host to the nation of the world on our own soil। सो हमें एक ये बहुत अच्छा मौका मिला है, प्रिविलेज मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू बी होस्ट, हमें अपने नेशन को होस्ट करने की एक जो प्रिविलेज मिली है, अपने सॉइल पे, अपनी जो मिट्टी पे दुनिया के लोगों को होस्ट करने की जो हमें जो ये प्रिविलेज मिली है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड international guests for having come to take possession with people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity। सो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो भी लोग यहाँ पे अलग अलग देशों से आए हुए हैं, हमारी कंट्री के जो हमारे जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जो कि हमने एक इतनी बड़ी मतलब हमने एक कॉमन विक्ट्री जो हासिल की है, जो किसके ऊपर, जस्टिस, न्याय और पीस के लिए और ह्यूमन की डिग्निटी, ह्यूमन की जो राइट्स हैं उनके लिए, हमने उनके हक के लिए जो हमने आज ये जीत हासिल की है, उसके लिए जो ये लोग इकट्ठे हुए हो आप लोग सब, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। We have all at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। इमेनिस्पेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। सो आज हमने उस गवर्नमेंट से, मतलब हमने जो आज हमने क्या अचीव किया है, आर पॉलिटिकल इमेनिस्पेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आज हमने जो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमने आज उनके ऊपर आज़ादी पा ली है। और वी प्लेज आर सेल्फ, हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये प्लेज लेते हैं कि हम अपने लोगों को, जो हमारे लोग हैं जो कि बहुत टाइम से गरीबी और दुख और दर्द में थे, जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जो कि कलर और जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन का से गुजर रहे थे, उनको आज आज़ादी मिली है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उन सबको आज़ाद करते हैं, मतलब हम उन सबको इन चीज़ों से आज़ाद करेंगे, मतलब लिबरेट, आज़ादी को हम आज सेलिब्रेट करते हैं। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। सो अब कभी भी नहीं, नेवर नेवर, कभी भी नहीं ऐसा होगा कि जो ये सुंदर धरती है हमारी साउथ अफ्रीका की, इस पे दोबारा कोई अत्याचार हो किसी के भी द्वारा किसी के ऊपर। सो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ऑन ए ह्यूमन अचीवमेंट। सो ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ये सन है वो इतना तेज है कि वो कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी उसका कभी भी नहीं डूबेगा, वो हमेशा चमकता रहेगा। लेट फ्रीडम राइन
गॉड ब्लेस अफ्रीका, और वो अफ्रीका को नारे लगाने लगते हैं कि अफ्रीका की जय हो, विजय हो। A few moments later, all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jet helicopters and carriers rode in perfect formation over the Union Building. So कुछ पल बाद ही, कुछ मोमेंट के बाद ही क्या होने लगता है, हम सब ऊपर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे हमें साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स दिखते हैं जो कि गरज रहे होते हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। जो एम्पी थिएटर था यूनियन बिल्डिंग का, ओपन था, तो उसके ऊपर हमें वो साफ दिख रहे थे, जेट्स क्या थे, हेलीकॉप्टर और जो भी ट्रूप्स वहाँ से ऊपर से जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड ए मिलिट्री फोर्स, मतलब ये एक वो अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे वहाँ पे, बट ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्री इज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये एक प्रदर्शन था, ये एक डेमोस्ट्रेशन था कि वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए कितने लॉयल हैं, मिलिट्री कितनी लॉयल है टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि लोगों के द्वारा ही फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड की गई थी, चुनी गई थी। जो उनकी लोगों की जो सरकार थी, न्यू सरकार थी, जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, उसके लिए वो ये दिखा रहे थे अपनी लॉयल्टी। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बैक डेक्ड विद रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय। सो वहाँ पे क्या होता है, और थोड़े ही पल बाद क्या होता है, पहले पहले जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जनरल है था साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का और पुलिस फोर्स का, वो वहाँ अपनी छाती पर रिबन और मेडल्स को, जो उसको फ्रॉम डेज बिफोर, मतलब उसको थोड़े दिन पहले जो मिले थे, जो वो जा चुके थे, सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और वो मुझे सल्यूट करता है और प्रतिज्ञा लेता है अपनी लॉयल्टी की, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मैं अवेयर था कि वो लोग जो थोड़े साल पहले मुझे सल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट कर रहे थे, मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सो चेवरॉन क्या होता है, पैटर्न ऑफ द शेप ऑफ ए वी, वी शेप में वो क्या कर रहे थे, जो जेट्स थे वो अपना स्मोक, अपना धुआं छोड़ रहे थे और साउथ अफ्रीका का फ्लैग को दर्शा रहे थे। क्या कौन कौन से कलर से, ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन और गोल्ड कलर में। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी by the playing of our national anthem and vision of white singing and black singing the old anthem of a republic। सो उस दिन पे जो सिम्बलाइज्ड, मेरे लिए सिम्बलाइज किया गया, वहाँ पे दो नेशनल एंथम प्ले किए गए। फर्स्ट थे वाइट के और सेकंड थे ब्लैक के। सो जो ब्लैक वाला था वो सबसे ओल्ड था, हमारी जो आज़ाद साउथ अफ्रीका का ओल्ड एंथम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हर्ट। सो क्या था, जो उस दिन पे हालांकि जो लोग ग्रुप था उनको लिरिक्स नहीं आते थे जो ओल्ड एंथम था उसके, पर वो जल्द ही उनको अपने दिल से याद कर लेंगे, उनके जो वर्ड्स थे उनको अपने दिल में या जगह दे देंगे, उनको बिठा लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और उस दिन, इनोग्रेशन के दिन क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा था सेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में सोच के। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे भरा भरा सा लग रहा था, मतलब वो ओवरवेल्म हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So
जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, जब एंग्लो बोयर वॉर एंड हुई थी, तो उसके बाद जो और मेरे जन्म से पहले जो वाइट लोग वहाँ पे रहते थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया, पैचअप बनाया, अपनी एक गवर्नमेंट बनाई। और किसके खिलाफ गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने? डार्क लोगों के, ब्लैक लोगों के खिलाफ एक गवर्नमेंट बनाई, और उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन। और जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो उन्होंने गवर्नमेंट क्रिएट की, वो क्या थी? सबसे ज़्यादा खराब थी और मोस्ट इनह्यूमन, जो कि मानवीय नहीं थी, मतलब अमानवीय थी। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब जो वो वर्ल्ड में सबसे इनह्यूमन सोसाइटी जानी जाती थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन। सो अब क्या था, मेरा जो 20th सेंचुरीज का लास्ट डिकेड था और मेरे 8 डिकेड थे जो लाइफ के, वो दैट सिस्टम हैड बीन, और जो पुराना सिस्टम था, ओवरटर्न फॉर एवर, बदल चुका था हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और वो पूरी तरह से बदल चुका था हमेशा के लिए। और जो कि अब उसकी जगह किसने ले ली थी? जो कि राइट्स, हक और आज़ादी के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए जानी जाती थी, उसने उसकी जगह ले ली थी। और जो कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कलर के भेदभाव के काम करती थी। तो अब वो न्यू गवर्नमेंट वहाँ पे आ चुकी थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। और ये दिन किस वजह से आया था? थ्रू द अनइमेजिनेबल, जो हम सोच भी नहीं सकते, जो सोचा भी नहीं जा सकता, उतने सेक्रीफाइसेस दिए थे मेरे लोगों ने, मतलब मेरे देश के लोगों ने। हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। उनके जो सफरिंग और दुख थे, वो हम कभी भी, और उनका जो साहस था, उसको कभी भी काउंट, मतलब उसको कभी भी गिना नहीं जा सकता, और रीपे भी नहीं किया जा सकता, उसको अदा भी नहीं किया जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So उस दिन वो ये महसूस कर रहा था, जैसा कि वो पहले भी बहुत बार, बहुत दिन महसूस कर सकता था, मतलब करता था, दैट आई वॉज सिंपली, कि वो एक उन सब का सम है, मतलब उन सब का जो रिज़ल्ट है, जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स ने, जो उसके आने आने से पहले जो लोग आए थे, उनका वो सम था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। और वो नोबल और लंबी लाइन जो थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, और वो मेरे साथ दोबारा से स्टार्ट हो रही थी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। मैं बहुत दुखी था कि मैं उन लोगों को शुक्रिया या धन्यवाद नहीं कह पाया। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट, कि वो ये भी नहीं देख सके कि उनकी वजह से, उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान से हमें क्या हासिल हुआ, क्या अचीव किया है हमने आज, आज़ादी हासिल तक वो नहीं देख पाए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये पॉलिसी थी, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कलर भेदभाव था ये कलर और रिलीजन का, जो इसने इतने डीप, इतने गहरे और इतने जख्म दिए हैं मेरी कंट्री, मेरे देश और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, हम बहुत सारे इसमें बहुत सारे सालों बाद भी, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब बहुत सारी जनरेशन भी इसको रिकवर नहीं कर पाएंगी, इतने स्ट्रॉन्ग और डीप हमें जो दुख दिए हैं। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, that was that it produces the Oliver Thambos, Walter Silsers, the Chief Lithulis, and the Yusuf Dados and Bram Fishers and Robert
सोबोकुवस ऑफ आर टाइम। मतलब क्या था कि अब जो हमने जो डिकेड से जो हमें अत्याचार और ये ब्रुटैलिटी, मतलब इतना अम, गंदा व्यवहार हमारे साथ हो रहा था, अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका जो एक बिना अनदेखा मतलब प्रभाव हुआ था, वो था कि हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किए थे। हम लोगों ने ओलिवर टैम्बो जैसे और वॉल्टर सेल्सस जैसे और चीफ लिथ्यूस जैसे, मतलब हमने इतने महान लोग पैदा किए थे इस अत्याचार से लड़ने के लिए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब लोग क्या थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। का एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर नो अगेन। मतलब उनके जैसे लोग हम दोबारा नहीं पा सकते। इतने करेजियस लोग थे, इतने बुद्धिमानी लोग थे, इतने जेनरसिटी मतलब इतने दयालु लोग थे वो। उनके जैसे हम दोबारा नहीं पा सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर। शायद ये जो अत्याचार था, ये इस इतने हाइट के जो मतलब इतने जो उच्च लोग थे, उच्च करेक्टर के जो लोग थे, मतलब इतने अच्छे जो लोग थे, इतने अच्छे लोग पैदा करने के लिए शायद ये ऑपरेशन ज़रूरी था। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी कंट्री जो है वो मिनरल और जेम से बहुत भरी पड़ी है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। पर मैं हमेशा जानता हूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो क्या है? इसके लोग हैं। द फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि अम, इतने प्योर और सच्चे हैं कि वो एक प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्योर और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने अपने साथियों के संघर्ष से ये जाना है कि मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग जाना है, जो साहस का मीनिंग जाना है। टाइम एंड अगेन, मतलब टाइम के साथ दोबारा। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कि मैंने देखा था टाइम, मतलब उस टाइम पे कि जो लोग, जो औरत और आदमी थे, वो अपनी लाइफ तक को दाव पे लगा सकते थे किसी एक कॉज के लिए, किसी एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टूड अप स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन। सो मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं जो कि अटैक और टॉर्चर से बिना टूटे उनको सहन कर रहे थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिसैलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन। रिसैलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब उनको इतना मार पीट करते थे, उनको इतना टॉर्चर करते थे, वो उन पर उनमें इतनी सहन शक्ति थी कि वो किसी भी चीज़ को सह कर उन्होंने दिखाया, जो कि हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना कुछ उन लोगों ने सहा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई फियर नहीं है, मतलब अगर आपको डर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप में करेज है। द ब्रेम बट द ट्रेम्प ओवर इट। पर जो करेज क्या होता है कि डर के ऊपर जीत पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर दैट फियर। जो बहादुर लोग हैं वो क्या हैं? वो नहीं है जो डरते नहीं हैं, बल्कि जो अपनी डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, वो ब्रेव मैन होते हैं। वो एक बहादुर इंसान होते हैं, बहादुर आदमी होते हैं। और नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी आदमी अपनी पैदाइशी से हेटरनेस नहीं लेके आता किसी कलर स्किन के कलर के लिए या बैकग्राउंड के लिए या रिलीजन के लिए। बल्कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल जो हैं वो सीखते हैं कि कैसे हेट की जाती है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो ये लर्न कर सकते हैं हेट करना, तो वो ये भी सीख सकते हैं कि कैसे प्यार किया जाता है।
फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। पर जो प्यार है वो तो ह्यूमन के हार्ट में होता है नेचुरली, और घृणा तो पैदा की जाती है। सो उससे इजी है लव करना। सो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हम अपने बिल्कुल टफेस्ट टाइम पे थे, ग्रीमेस्ट टाइम मतलब टफ टाइम में थे प्रिजन में, तो मेरे जो साथी थे और मैं था, हम लोगों को हमारी लिमिट्स के बाहर हमें मतलब इतना टॉर्चर कर रहे थे वो लोग। आई वुड बी सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड पर हैव जस्ट फॉर ए सेकेंड। सो वहाँ पे भी मैंने क्या देखा था, जब हमें बहुत तंग किया जा रहा था, जेल में टॉर्चर किया जा रहा था, तब भी मैंने एक झलक देखी थी ह्यूमैनिटी की एक गार्ड के अंदर। जब वो चाहे एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। पर ये मेरे लिए काफ़ी थी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जो मैं कर रहा था आज़ादी फ्रीडम के लिए, उसको आगे बढ़ाने में उसने मुझे हेल्प की। मतलब ये एक सेकंड की जो ह्यूमैनिटी थी उसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी। मैन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम एंड दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मैन की जो अच्छाई है, आदमी की जो अच्छाई है, वो क्या है, एक फ्लेम की तरह, एक आग की तरह है, जो छुपाई तो जा सकती है पर उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। और ज़िंदगी में हर आदमी के दो ड्यूटीज़ होती हैं, टू ड्यूटीज़, टू ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, मतलब पहली उसकी ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के प्रति, पहला कर्तव्य होता है अपनी फैमिली टू हिज पेरेंट और हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। और सेकंड होता है ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लोगों के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो ये हमारी सामाजिक सोसाइटी है उसमें ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। हर एक आदमी जो है वो उन ड्यूटीज़ को पूरा करने में काबिल है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। मतलब वो अपनी नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, वो अपने नेचुरल उसमें एबिलिटीज़ होती हैं इन सबको फुलफिल करने की। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। पर ये एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के लिए एक बिल्कुल असंभव जैसा है कि एक आदमी जो मेरे मेरे जैसा पैदा हुआ है और मेरे कलर का है, वो दोनों ऑब्लिगेशन, दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सके। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में जो आदमी जो कलर्ड है, जो ब्लैक है, वो अगर अपने आप को ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहता है तो उसको सज़ा दी जाती है और अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। सो साउथ अफ्रीका में जो आदमी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करता है, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है अपने लोगों के लिए, टू हिज पीपल, वॉज अनअवॉइडेबली मतलब अन इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता है ज़बरदस्ती, फ्रॉम हिज होम और फोर्स टू लिव, और उसको मजबूर किया जाता है कि वो अलग अलग रहे। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, जो कि एक सीक्रेसी और रेबेलियन मतलब एक विद्रोही की लाइफ जीता है। फिर आई डिड नॉट इन बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में मैंने भी अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं रखा, मैंने भी अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैंने ये चाहा कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं, अपने लोगों की सेवा करूं, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। तो मैंने पाया कि मुझे अपनी दूसरी ऑब्लिगेशन, दूसरी
जो उसकी ड्यूटीज़ थी फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशन। तो उसने उसकी दूसरी जो ड्यूटीज़ थी अपनी फैमिली के प्रति, एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर और एज ए हस्बैंड, जो ड्यूटीज़ थी उसकी, वो उससे उसको रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा होते ही फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए भूखा नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो मैं बिल्कुल आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आज़ाद था। एज आई कुड नो, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता मतलब जान सका था। फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ के खेतों में आराम से, जो माँ की हट थी उसके पास में जो खेत थे उनमें मैं दौड़ सकता था, खेल सकता था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू द माई विलेज, सो जो एक रिवर मेरे एक विलेज से जाती थी उसमें मैं तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मेल्स अंडर द स्टार्स, मैं मक्की को भून सकता था, रोस्ट कर सकता था रात को तारों के नीचे। राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, मैं बुल के ऊपर सवारी कर सकता था, मतलब बुल की जो, as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by law of man or God। जब तक मैंने अपने फादर और अपनी जो ट्राइब के जो कस्टम थे उनको फॉलो किया, उनको ओबे किया, मतलब उनकी पालना की, मतलब आज्ञा का पालन किया अपने पिता की और अपने कस्टम के जो ट्राइब के लोग थे उनका। सो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉ, तो मुझे कोई भी मतलब कष्ट नहीं था, मतलब मुझे कोई भी दुख, कोई वो ट्रबल नहीं था, कोई लॉ का या फिर गॉड से। बट जैसे ही इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, पर जब ही मुझे ये पता चला, जब मैंने ये जाना कि मेरी जो बॉयहुड की, जो मेरे बचपने की जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूज़न था, वो एक मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट ट्रू। जो मुझे लगता था कि से मतलब रियल है बट वो रियल नहीं था। आई वॉज व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैं यंग मैन हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम, मेरी आज़ादी तो पहले ही ले छीनी जा चुकी है, ली जा चुकी है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए भूखा हो गया फिर। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं एक स्टूडेंट था स्टार्टिंग में तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक ऐसी फ्रीडम जो मैं बाहर रह सकूं रात को, मतलब नाइट में भी मैं बाहर ठहर सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मैं मेरा मन करे वो मैं पढ़ सकूं। गो वेयर आई चूज़, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकूं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in lawful life. सो क्या हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा और यंग मैन हुआ, मैंने क्या किया, अपनी बेसिक जो ऑनरेबल फ्रीडम थी उसको अचीव कर लिया। जब मैं अर्न करने लग गया तो वो मैंने अपनी जो उसकी जो थोड़ी बहुत फ्रीडम थी उसने वो कर ली, अचीव कर ली। मैरिंग मतलब उसने शादी की, फैमिली, हैविंग एक फैमिली हुई उसकी। द फ्रीडम, और फ्रीडम जो थी उसकी जो आज़ादी थी वो कभी भी उसके लॉफुल लाइफ में नहीं आई, मतलब उसके आगे नहीं आई। सो बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मतलब मुझे धीरे धीरे ऐसा मैंने देखा कि मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, मेरे बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड। सो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है। और फिर जब उसने देखा कि मेरी फ्रीडम जो है, इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज curtailed, मतलब जो मेरी ही जो आज़ादी है वो ही कम नहीं हुई है, बल्कि जो मेरे जैसे लोग हैं उन सब की आज़ादी ऐसे है, मतलब छीन ली गई है।
दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, मतलब उसको ज्वाइन करने लग गया फिर मैं। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। सो क्या हो गया, फिर मेरी जो हंगर थी पहले, जो मेरे लिए थी सिर्फ, अब वो मेरे लोगों के लिए होगी। So it was the desire of the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. So जो ये जो डिज़ायर थी, ये जो इच्छा थी मेरी फ्रीडम की, मैं अपने लोगों को फ्रीडम आज़ादी दिलाऊं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें विद डिग्निटी, मतलब विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपनी उसूलों और अपनी आत्मसम्मान के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। दैट एनिमेटेड, इसने मेरी लाइफ को बूस्ट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन टू ए बोल्ड वन। तो मैं एक डरे हुए आदमी से एक बोल्ड, मतलब एक काफ़ी बहादुर सा बन गया। दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। दैट टर्नड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक। सो क्या हुआ, जब मैंने सोचा कि मैं सबको आज़ादी दिलाऊंगा, तो मैं एक डरे हुए इंसान से एक बोल्ड बन गया। और जब मैंने लॉ को फॉलो करने वाला, मतलब लॉ की आज्ञा, मतलब जो हमारे कानून की आज्ञा का पालन करने से, मतलब जब मैं कानून को जो पालना करता था, उससे मैं एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न डे, मतलब, और उसने मुझे एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक मुझे मैन विदाउट होम, एक बिना घर वाला आदमी बना दिया, और मुझे एक ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर कर दिया जो साधु संतों वाली, जिसको जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, उसको एक साधु वाली लाइफ जीनी पड़ी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं कोई मैं उम, मैं कोई ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। कि मैं जो मुझे थोड़ी सी आज़ादी दी हुई थी, लिमिटेड मतलब फ्रीडम, उसके साथ मैं नहीं जी सकता, मतलब उसको मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। जब व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मैं ये जानता था कि मेरे लोगों को वो आज़ाद नहीं है, वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, मतलब फ्रीडम जो आज़ादी जो है वो डिवाइड नहीं की जा सकती किसी के ऊपर, सबको इक्वल आज़ादी होनी चाहिए। द चेन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ दैम। अगर किसी एक आदमी को बंदी बनाया जाता है, तो वो सारे आदमियों को बंदी बनाने के बराबर है। और अगर मेरे सारे लोग बंदी हैं, तो मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ? तो उसने ये सोचा, आई न्यू दैट द ओप्रेशर मस्ट द लिबरेटर जस्ट एज श्योर एज ओप्रेस्ड। मतलब जो अत्याचार करता है वो भी आज़ाद नहीं, उसको भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो भी आज़ाद नहीं होगा। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness. narrow mindedness. So जो आदमी दूसरों की आज़ादी छीन रहा है, वो भी एक कैदी है हेटरनेस का, घृणा का कैदी है वो। और वो किसके पीछे है? हेटरनेस, और अपनी जो छोटी सोच है उसके पीछे वो बंद है, उसकी जो वो भी कैद है अपनी छोटी सोच के पीछे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं भी फ्री नहीं होऊंगा अगर मैं किसी और की फ्रीडम, किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी आज़ादी छीन ली गई है। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर कम्युनिटी। सो जो ओप्रेसर और जो अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला होता है, वो दोनों ही एक ही आर रोब्ड, मतलब दोनों ही बंधे होते हैं अपनी ह्यूमैनिटी, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत से। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।